वार्म वेलकम, जय हिंद टू एवरीवन। और आज फौजी टॉक्स के तहत आफ्टर अ गैप सिंस आई वाज ट्रैवलिंग अ लॉट, so today I have one of my dear friend, जिसके बारे में हम जानेंगे आगे, मेजर अभिनंदन। एंड अमेजिंग पर्सनालिटी, अमेजिंग स्टोरी। फौजी टॉक्स जब मैं आपके सामने लाता हूँ, मैं और प्रणय आपके सामने लाता हूँ, तो वी एंश्योर दैट हम ऐसी स्टोरी लाए जो आप मोटिवेट हो कहीं ना कहीं। हम सबकी कहानी वैसी है, बट वी हैव अ गेस्ट हु इज फ्रॉम द आर्मी, who was from the IMA, then how his career took a turn, and वही हम पूरा डिस्कस करेंगे ये वॉट एवर टाइम, 1 hour 45 minutes जो भी होगा। तो मेरा यही मेरी यही कोशिश होगी कि अभिनंदन हम सबको गाइड करेगा। दो आई हैव पास माय एज टू जॉइन द यूपीएससी और आईएएस और आईपीएस, बट देयर आर सो मेनी यंग पीपल जो एस्पायर करते हैं। So welcome Abhinandan, and it is a proud moment personally for me because मैंने स्टोरी आपकी पढ़ी है, आपकी पूरा जो जर्नी है आईएमए की जर्नी से लेके यूपीएससी एस्पिरेंट से लेके देन हाउ सक्सेसफुली आपने यहाँ तक लाया। सो मेरे लिए इट इज अ ग्रेट मोमेंट टू बी विथ यू, एंड थैंक्स फॉर कमिंग, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग अस। Sir, Jai Hind, sir. Jai Hind to all the audiences. And especially it is a moment of great pleasure for me also, sir. मेरे लिए भी बहुत ही बड़ी बात है कि मैं आपसे आज बात कर पा रहा हूँ सर। एंड जहाँ तक रही बात जर्नी की सर, हम सबकी जर्नी जैसा कि मतलब यू आर एन इंस्पिरेशन ऑलमोस्ट टू ऑल द यंगस्टर्स ऑफ इंडिया। सो आई थिंक जस्ट बेबी स्टेप्स हम सब वो ले रहे हैं टुवर्ड्स द ग्रेटर गोल की देश की सेवा में जिस तरीके से भी हो सके, जैसे हमें आर्म फोर्सेस में सिखाया जाता है, so just to contribute as effectively as possible. So that is the aim, sir. Perfect. So, welcome to Fauji Talks from both me and Pranay and all of us at this. Thank you, sir. Thank you So so much, ना, sir. अभी कुछ ही देर मतलब हार्डली 5 minutes बैक आई वाज वाचिंग दिस मूवी ट्वेल्थ फेल। प्रणय ने मुझे रेकमेंड किया था कि सर देखना, और इसकी चर्चा मैंने काफी सुनी थी, एंड इतनी अमेजिंग मूवी है। आई वाज वाचिंग विथ माय डॉटर हु इज इन 12th स्टैंडर्ड, एंड वो जो जर्नी थी डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा, हुज आईपीएस, अमेजिंग जर्नी। इट्स हार्टफेल्ट, और पूरे आंखों से आंसू आ जाता है उनकी जर्नी देख के। सो माय फर्स्ट क्वेश्चन, मैं हर पॉडकास्ट की तरह डायरेक्ट फौजी लाइफ से नहीं चालू करूंगा। हाउ टफ, वो क्या माइंडसेट था टू गो फॉर यूपीएससी? द फर्स्ट क्वेश्चन, आई एम नॉट आस्किंग एनी घुमा फिरा के, बिकॉज व्हेन आई सी समवन हु इज आईएएस और आईपीएस और समवन हु क्लियर्ड दैट, उसके पीछे एक बड़ी जर्नी होगी। एंड समवन फ्रॉम आर्मी से यहाँ आकर, तो माय फर्स्ट क्वेश्चन इज कि व्हाट मोटिवेटेड यू कि यार मैं यूपीएससी करता हूँ करके ना। सर, तो टू बिगिन विद वो देश सेवा का, जैसे आप बता भी रहे हैं, देश सेवा का जो वो भाव था, तो वो तो बचपन से ही था। तो इसलिए मैंने मिलिट्री ज्वाइन करी। इनफैक्ट फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ आपके ऑडियंसेस के लिए, 2014 में आई वाज रिकमेंडेड फॉर बोथ द एयरफोर्स एज वेल एज द आर्मी। तो उस वक्त मेरे पास ऑप्शन था आर्मी या एयरफोर्स ज्वाइन करने का, तो मैंने पूरा सोच समझ के आर्मी ज्वाइन करी। बट हुआ यूं कि लगभग 3 साल की मेरी सर्विस थी, तो उस वक्त एक ऐसा इंजरी हुआ बास्केटबॉल ट्रेनिंग इवेंट में, मेरा यंग ऑफिसर्स कोर्स चल रहा था। तो उसके दौरान इंजरी हुआ, बैक में स्पाइन में इशू हो गया, एंकल में इशू हो गया, तो मुझे काफी दिक्कतें आने लगी अपनी रूटीन, जो दिनचर्या भी अपना जो ऑफिशियल टास्क करने में। तो 2 साल तक मैंने वेट किया कि इंजरी थोड़ा बेहतर हो जाए, थोड़ा इम्प्रूवमेंट हो जाए, बट डॉक्टर्स का ओपिनियन लिया। बट जैसा मुझे लगा कि अभी इंजरी उतना बेहतर नहीं हो पा रहा है, इम्प्रूवमेंट के चांसेस कम दिख रहे हैं, तो उस वक्त मैंने एक कॉन्शियस डिसीजन लिया। बहुत ही टफ डिसीजन था, क्योंकि आर्मी का करियर, मिलिट्री का करियर, जैसा कि आप जानते हैं, काफी ही प्रतिष्ठित करियर है। तो उस चीज को छोड़ना, वो एक लाइफस्टाइल को छोड़ना, उस चीज को डिसाइड करना एक काफी मुश्किल समय था। बट क्योंकि देश सेवा का भाव था कि अपनी इफेक्टिवनेस को बरकरार रखते हुए मुझे देश सेवा की तरफ जाना था, तो मुझे ऐसा लगने लगा कि शायद मैं उस इफेक्टिव तरीके से, जिस तरीके से शायद इंडियन मिलिट्री एकेडमी ने हमें सिखाया है, या मैं जिस तरीके से चाहता हूं कि मैं मिलिट्री में रह के सेवा करूं, भारत की सेवा करूं, तो उस तरीके से शायद मुझे ऐसा लगने लगा कि इंजरी के कारण मैं उतने इफेक्टिवली ना कर पाऊं।
तो वो मोटिवेशन था कि मुझे ये ख्याल आया कि मुझे यूपीएससी की तरफ जाना चाहिए, जहाँ पे फिजिकल जो स्ट्रेन था वो शायद इतना ज्यादा ना होता। तो ये बेसिक जो स्टोरी है उसके पीछे की, व्हाई आई चोज टू अपीयर फॉर द सिविल सर्विसेज। अमेजिंग अमेजिंग। तो मैं कहीं पढ़ भी रहा था कि योर जर्नी, फौज की जर्नी पे मैं आऊंगा वापस। जब वो आपने सोचा कि मैं यूपीएससी के लिए जाऊंगा, तब हमें पता होता है कि एक एवरेज इंडिविजुअल को पता होता है कि यूपीएससी एग्जाम शायद बहुत टफ एग्जाम है, वन ऑफ द टफेस्ट। मैं तो सिर्फ पढ़ा हूँ, आपने तो दिया हुआ है। सो आई अंडरस्टैंड 2019 में व्हेन यू गेव द फर्स्ट टाइम, जब प्रीलिम्स शायद निकला नहीं था फर्स्ट टाइम, एंड देन सब्सिक्वेंटली 2022 you made it, if I'm not wrong, if my information is not wrong. So what होता है ना कि जब हम फौज से निकलते हैं फॉर वॉट एवर रीजन, बहुत कम लोग के जहन में होता है कि यूपीएससी करे, यू नो। सो एज यू सेड कि probably फौज में बिकॉज ऑफ द ankle injury and the medicals, this motivated you to go for it. बट जब ये जर्नी आप ले रहे थे, आपको पता होगा ना कि कितना टफ था, कितना टफ होता है, इसके पासिंग परसेंटेजेस कितने कम होते हैं। सो स्टिल यू गॉट मोटिवेटेड। और आज की मूवी में एक ना बड़ी प्यारी सी लाइन है, ही दी जो डॉक्टर मनोज कुमार शर्मा, ही अपीयर्स वन टाइम, ही अपीयर्स टू टाइम्स, थ्री टाइम्स, फेल हो जाता है एकदम, एंड देन देयर इज दिस वन वर्ड, वो पूरे उनका जो ग्रुप है उनको जो सिखाता है, वो बोलता है रीस्टार्ट, रीस्टार्ट दी जर्नी। मैं वो मूवी देखकर यही सोच रहा था ना, ये रीस्टार्ट मतलब एक साल आप पूरा पढ़ते हो, पूरा अटेम्प्ट देते हो, सब कुछ होता है, फिर इफ यू आर नॉट मेकिंग इट इन द मेंस, फिर से वो जर्नी चालू करना, हाउ डिफिकल्ट और इजी वाज इट? बिकॉज कंसिडरिंग 2019 में नहीं हुआ था इसके लिए। सो 2019 में मैंने तैयारी शुरू करा था, पहली अटेम्प्ट मैंने 2021 में जाके दिया था। तो 2021 में एक्चुअली एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, उसमें कुछ मेरा प्रीलिमिनरी ही क्लियर नहीं हुआ, कुछ मार्क्स से मेरा सी सेट का एग्जाम रह गया था। तो जैसा आप मूवी के बारे में बता रहे हैं कि वो रीस्टार्ट, एक्चुअली जो एग्जाम का पूरा प्रोसेस जैसे आपने बताया, पूरा एक साल का प्रोसेस है, 3 स्टेजेस में फैला हुआ है। पहले आपका प्रीलिमिनरी होता है, फिर उसके रिजल्ट्स आने के बाद लगभग 3 महीने के बाद मेंस होता है, मेंस के 3 महीने बाद रिजल्ट्स आता है, फिर 3-4 महीने के लिए आपका इंटरव्यू चलता है। तो पूरा जो प्रोसेस है लगभग एक साल में फैला हुआ है वो। तो सबसे ज्यादा जो दुविधा की और सबसे ज्यादा दिक्कत की जो बात है यूपीएससी की, वो पढ़ाई नहीं है, बट वो टेम्परामेंट जो आपको चाहिए कि लगातार आपको उस प्रोसेस में बने रहना है। क्योंकि जैसे मेरा प्रीलिम नहीं हुआ, तो मुझे वो पूरा प्रोसेस मेरा फर्स्ट स्टेज से फिर से पूरा शुरू हो जाता है। तो और दूसरी बात जो आपने पूछा सर कि कैसे वो मोटिवेशन, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये काफी टफ एग्जामिनेशन है, इसका पासिंग परसेंटेज काफी टफ है, तो आई थिंक उसका श्रेय अपनी मिलिट्री ट्रेनिंग को जाता है। जैसा आप भी जानते ही हैं कि मिलिट्री में हमें एक चीज सिखाई जाती है कि जो चीज आपको मारती नहीं है वो आपको मजबूत करती है। जैसा कि हम इंग्लिश में कहते हैं, वट एवर डज नॉट किल यू ओनली स्ट्रेंथन्स यू। सो दैट वाज ओनली ऑलवेज द बैकग्राउंड, वो दिमाग का जो मेकअप है, मेंटल मेकअप ओवर द पीरियड ऑफ लास्ट 8 साढ़े 8 साल, और वो मिलिट्री का ट्रेनिंग 1 साल का इंडियन मिलिट्री एकेडमी में, जहाँ पे हमें मेंटल और फिजिकल लिमिट्स दोनों को चैलेंज करना सिखाया जाता है। तो आई थिंक वो बैकग्राउंड था, वो सोच थी, वो रूट था जहां से वो नेवर गिव अप वाला एटीट्यूड आई थिंक बॉर्न हुआ। तो एक बार यकीनन फेल हुए, बट वो यकीन था कि कर लेंगे। लेकिन जब वो ट्रांजिशन था ना कि जैसे हमने कहा कि व्हेन यू ज्वाइन आर्मी नेवी एयरफोर्स, कहीं पे भी आप होंगे, वेदर आप पूरा सर्विस करके बाहर आए हो या वेदर आप शॉर्ट सर्विस करके बाहर आ रहे हो, वेदर आप 20 साल के बाद आ रहे हो, वेदर आप 30 साल के बाद आ रहे हो, वो एक मोमेंट बहुत इमोशनल होता है, सो जब अ, आपने वो जब डिसीजन लिया कि नहीं, मेडिकल के चलते, बिकॉज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक जिसको बोलते हैं ना, आईएएस आईपीएस या फौजी बनने के लिए, दैट इज योर हार्ट। समवेयर योर हार्ट टोल्ड यू कि यार ऐसे घिस पिट के रहने से अच्छा कि इट इज नॉट करेक्ट टू बी हियर, बिकॉज इट डिमांड्स अ फिजिकल थिंग एंड सो मेनी थिंग ऐसे। उसके बाद वहां से जो जर्नी, ट्रांसफॉर्मेशन वाली जो जर्नी थी ना,
मैं बेसिकली वो दो फेज के बीच का जो माइंडसेट होता है कि यार एक तनख्वाह आ रही है, गवर्नमेंट जॉब है, एक एक टिपिकल एक इंडिविजुअल का माइंडसेट बता रहा हूँ कि फैमिली है, एवरीवन, बोलते हैं ना कि लोग क्या कहेंगे, कि सब कुछ छोड़ छाड़ के फिर से आप अपियर कर रहे हो करके, वो जो माइंडसेट था वो दो फेस के बीच में, हाउ वाज इट, वो कैसा था, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर। सर आपके ऑडियंस की इन्फॉर्मेशन के लिए बता दूं कि 2019 में मैंने तैयारी शुरू करी। उस वक्त मैं अमृतसर में था, तो अमृतसर के बाद मेरा नेक्स्ट पोस्टिंग जोधपुर में आया। तो जोधपुर में लगभग 1.5 साल होने के बाद 2021 में मैंने रेजिग्नेशन के लिए अप्लाई कर दिया, क्योंकि अगेन फॉर द इंफॉर्मेशन ऑफ योर ऑडियंस, मैं परमानेंट कमीशन ऑफिसर था सर। तो परमानेंट कमीशन, जैसा आप भी जानते हैं कि परमानेंट कमीशन ऑफिसर्स को छोड़ना बहुत ही एक दुविधा की बात है, और इतनी आसानी से जो हमारा सिस्टम है वो छोड़ता नहीं है। बट डिस्पाइट दैट मैंने ये सोच लिया था कि ये एग्जाम देना है। तो 2021 फरवरी में लगभग मैंने अपना रेजिग्नेशन का एप्लीकेशन फाइल कर दिया था। तो उसके बाद फाइल को काफी टाइम लगा, काफी दिक्कतें भी आई बीच में। और आई थिंक वो यूनिवर्स का ही थोड़ा सा एनर्जी था कि जो मुझे उस तरफ लेके जाना चाहता था। तो यकीनन जो रूटीन अफेयर अगर हम लेके चले तो रेजिग्नेशन की फाइल 6 महीने में आपका डिसीजन आ जाता है। तो मेरे केस में क्या हुआ, क्योंकि उस वक्त कोविड का फिर भी थोड़ा चल रहा था, तो जो हमारा पीसीडी है वहां से कुछ क्लियरेंस आना होता है। तो वो जो क्लियरेंस था, उस क्लियरेंस को लगभग 6 महीने लग गए, जिसके चलते मेरे को लगभग 6 महीने एक्स्ट्रा मिले। तो मेरा जो रेजिग्नेशन का फाइल 2021 फरवरी में मैंने डाला था, उसका जो आउटकम, उसका जो डिसीजन फाइनली आया वो 2022 जून में आया। तो 21 का मेरा जो अटेम्प्ट था वो पूरा फौज में था। 22 का जो मैं मेंस तक मैं फिर भी फौजी ही था उस वक्त। तो सारी जो मैंने तैयारी करी वो मैंने फौज में रह के करी। तो जो आपका सवाल था कि वो ट्रांजिशन पीरियड, तो वो ट्रांजिशन पीरियड एक्चुअली मेंस के बाद आया। तो Okay. ट्रांजिशन डिफिकल्ट था, बट घर वालों का सपोर्ट हमेशा से रहा है, तो इतना ज्यादा दिक्कत हुआ नहीं उस चीज में। दैट वाज, वो बढ़िया था, नहीं तो मुझे ऐसे लगा था कि समवेयर वो जो ट्रांजिशन होता है एक बंदे का और बीच का जो गैप होता है, वहां पर कैसे, बट फौज में रहकर पढ़ना प्लस योर एक्टिव ड्यूटीज दोनों मैनेज हो जाता था क्या, व्हेन फॉर द फर्स्ट अटेम्प्ट? काफी डिफिकल्ट था सर। तो 2019 में जब मैंने तैयारी शुरू करा, तो काफी देर तक तो मैंने किसी को बताया नहीं कि मैं तैयारी कर रहा हूँ। जैसा कि आप जानते हैं कि थोड़ा अगर चीज पहले वो पब्लिक में आ जाए तो फिर यू बिकम द लाइमलाइट। तो मेरा ये था कि जितना टाइम मुझे मिलता था, इनफैक्ट जब मैं अमृतसर में था तो काफी बिजी स्टेशन था वो, वहां पे मैं एडजुटेंट की ड्यूटी कर रहा था। प्लस वो काफी बिजी स्टेशन है इन टर्म्स ऑफ कि वहाँ पे बागा बॉर्डर करीब है, वहाँ पे काफी ज्यादा परेड्स होती हैं, तो टूरिस्ट वगैरह काफी आते हैं। प्लस हमारा गोल्डन टेम्पल पास में है, तो वो काफी हमारा मूवमेंट लगा रहता था। तो डिस्पाइट उसके थोड़ा सपोर्ट था, क्योंकि इंजरी के कारण पीटी गेम्स मेरा एक्सक्यूज था सर। तो वो मेरे लिए थोड़ा सा आई थिंक एडवांटेजेस रहा, क्योंकि वो जो टाइम था, मैं पूरे तरीके से काम करने के बाद वाला जो टाइम था, तो डेफिनेटली वो मैं पढ़ाई में ही लगाता था। और इनफैक्ट जितनी भी 2019 के बाद से आज तक जितनी भी छुट्टी रही, तो छुट्टी छुट्टी नहीं थी, वो एक्चुअली एक मौका था पढ़ाई करने का। तो आई थिंक दैट इज हाउ टाइम थोड़ा मैनेज हो पाया। ये इनफैक्ट ये जो टाइम मैनेजमेंट का सवाल है, ये काफी बच्चों ने भी मुझे पिछले 6 महीने में काफी पूछा है। तो इसका आई थिंक सीक्रेट यही है कि टाइम मैनेज करने का तरीका है कि टाइम वेस्टेज को मिनिमाइज करें। तो अगर टाइम वेस्टेज इज इक्वल टू जीरो, तो आई थिंक इफेक्टिवनेस आ जाएगा सर। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। यहाँ पर जस्ट एक एक छोटी सी बात ऐड करना चाहूंगा, सिंस वी आर ऑन टाइम मैनेजमेंट। अभी सिंस आई एम इन कॉर्पोरेट, आई हैड अ डिवीजन एंड ऑल, सो बड़ा इंटरेस्टिंग एक पहलू, 2 साल पहले एक ट्रेनर आए थे बाहर से, वेरी सीनियर ट्रेनर, इंसिडेंटली फौजी थे वो भी, ही वाज एक्स कर्नल आर्मी के, सीनियर ट्रेनर है। तो सर जब टाइम मैनेजमेंट की ट्रेनिंग पे बात कर रहे थे, देन ही सेड अ ब्यूटीफुल वर्ड, ये सेंटेंस मेरे जहन में हमेशा रह गया कि देर इज नथिंग कॉल्ड टाइम मैनेजमेंट, ये टाइम मैनेजमेंट जो है इट इज अ मिसनॉमर, प्योर मिसनॉमर। उन्होंने फिर कहा कि इट इज मैनेजिंग योर सेल्फ इन दी अवेलेबल टाइम। आप अपने आप को टाइम में कैसे मैनेज करते हो, जैसे अभिनंदन ने कहा कि वेस्टेज, टाइम वेस्टेज, इफ यू मिनिमाइज टाइम वेस्टेज, दैट इज ऑल्सो मैनेजिंग योर सेल्फ इन दैट अवेलेबल टाइम। सो वाई आई एम एडिंग हियर इज कि काफी लोग ये इंटरव्यू सुनेंगे, काफी स्टूडेंट्स सुनेंगे, सो दैट इज व्हाट was one of the successful way, one of the very important OLQs जिसको बोलते हैं, officer like qualities, that is how
to manage yourself in that available time. So amazingly put. So Abhinandan, मुझे lot of when I told that I'll be having a discussion आपके साथ, मुझे काफी फौजी जूनियर्स ने भी मैसेज किया था कि सर मेजर अभिनंदन से ये पूछना कि फौजियों के लिए कितना आसान होता है या कितना डिफिकल्ट होता है टू बिकम एन आईपीएस ऑफिसर, बिकॉज बहुत सारे लोग शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स हैं एंड उसके बाद कहीं ना कहीं उनके दिल में है कि यूपीएससी देना है, बिकॉज एज है उनके पास, एज लिमिट इज देयर। तो उन्होंने उनके तरफ से ये स्पेशल क्वेश्चन है कि एक फौजी जब शॉर्ट सर्विस या व्हेन आई से फौजी बोथ फॉर ऑफिसर एज वेल एज द अदर रैंक्स भी 15 साल में दे कम आउट, एंड आई नो कपल ऑफ अदर रैंक्स जो नेवी में मेरे साथ थे, सेलर थे, जो हार्डकोर फोकस थे यूपीएससी एस्पिरेंट। तभी जब वो पढ़ते थे ना, हम लोग बोलते थे ये यूपीएससी के लिए पढ़ रहा है, एक होता है ना कि यार ये पढ़ रहा है करके, एंड ट्रस्ट मी, जब वो 2 साल 3 साल के बाद जब बन गए, एंड आई नो कपल ऑफ नेवल सेलर्स who have become now IS officers and IPS. So again, coming back to that question, कितना टफ है एक फौजी अफसर या फौजी भाई के लिए to go for UPSC exams? सर, एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपने पूछा। इनफैक्ट पिछले 6 महीने में काफी मेरे को कॉल्स वगैरह और मैसेजेस आए हैं इस चीज को लेके कि कैसे, मतलब हाउ डू वी गो अबाउट इट, तैयारी कैसे करें, कितना मुश्किल है। तो सबसे पहली चीज सर, इस एग्जाम के बारे में, नॉट जस्ट कि जो हमारे डिफेंस पर्सनल्स हैं, बट अदरवाइज जो बाकी स्टूडेंट्स भी तैयारी कर रहे हैं, तो इस एग्जाम को क्रैक करने का जो मेन सीक्रेट है, दैट इज नॉट द हार्ड वर्क, इट इज द स्ट्रेटजी। जो आप तरीका अपनाते हैं तैयारी के लिए, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अगर हम बात करें तो लगभग 10 लाख के आसपास लोग जो है फॉर्म भरते हैं, 7-8 लाख लोग एग्जाम देते हैं। बट अगर हम उसमें 50% भी लेके चलें तो 3-4 लाख लोग वो हैं जो अच्छी मेहनत से एग्जाम दे रहे हैं। तो कहाँ वो डिफरेंस आ रहा है, मुझे ऐसा लगता है, और काफी डिस्कशन मैंने अपने जो बैचमेट्स हैं उनके साथ भी करा, तो दिस एग्जाम जो है, इट इज नॉट अबाउट हार्ड वर्क, इट इज अबाउट स्ट्रेटजी। आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्योंकि मार्केट में एक्चुअली इतना ज्यादा मटेरियल अवेलेबल है, बच्चों को वो कंफ्यूज कर देता है। बच्चे वो ज्यादा मटेरियल लेके इकट्ठा कर लेते हैं। तो उस चीज में क्या है कि वो इस एग्जाम को स्ट्रेटजी के साथ साथ हमें मल्टीपल रिविजन करना है, सिंपल रखना है पूरी प्रोसेस को, बिल्कुल मिनिमम जो स्टडी मटेरियल है वो रखना है। उसके बाद द सीक्रेट इज कि जितना ज्यादा आप रिवाइज कर पाए। तो कमिंग बैक टू योर क्वेश्चन कि हमारे जो आर्मी ऑफिसर्स और दी डिफेंस ऑफिसर्स या डिफेंस पर्सनल जो है, उनके लिए कितना आसान है, आई थिंक मेंटल टेम्परामेंट एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है इस एग्जाम की तैयारी में, और वो आर्मी और दी डिफेंस पर्सनल में कूट कूट के ऑलरेडी भरा हुआ है। तो आई थिंक उनको एडवांटेज है। प्लस जो पर्सनालिटी टेस्ट की स्टेज, आई नो दैट इज द थर्ड स्टेज, बट उसमें भी एडवांटेज रहेगा क्योंकि उनके पास इतना ज्यादा एक्सपीरियंस है, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, जो ग्राउंड पे उन्होंने 10 साल काम करा है, 15 साल काम करा है, तो वो उनको काफी ज्यादा एडवांटेज देगा एज कंपेयर टू अदर एस्पिरेंट्स जो बिल्कुल फ्रेश आ रहे हैं। बट हैविंग सेड दैट, फर्स्ट 2 स्टेजेस भी जो है, प्रीलिम्स और मेंस भी क्वालिफाई करना जरूरी है। तो उसके लिए टफ इज द स्ट्रेटजी पार्ट। अपने आप को कंफ्यूज नहीं होने देना, सिंपल रखना है और उसको बार 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 प्रैक्टिस करना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। और इसका मैं कई जगह, एक फिल्म का डायलॉग है, मैं काफी जगह सुनाता हूँ, मैं आपको भी शेयर कर देता हूँ सर, कि इस एग्जाम का सीक्रेट इस डायलॉग से एक्चुअली वी कैन इन्फर। तो वो कहता है कि मुझे वो 1000 मूव से डर नहीं लगता जो आपने एक बार प्रैक्टिस करी है, बट वो एक मूव जो आपने 1000 बार प्रैक्टिस करी है, वो आपको गेम जिता के जाएगा। तो आई थिंक दैट इज द सीक्रेट इस एग्जाम का सर। एकदम वो मस्त था, एकदम अमेजिंग अमेजिंग, लाइक व्हेन एज अ स्पीकर कहीं पे हम जाते हैं बात करने के लिए, वी ऑलवेज लव सच लाइंस। आई हैव टेकन दैट लाइन, ट्रू। अमेजिंग लाइन है वो। तो अगेन ये 12 फेल जो मूवी चल रही थी उसमें मैंने देखा था कि प्रीलिम्स तो आप कैसे तो पढ़ पढ़ के निकाल लेते हो प्रीलिम्स, बट मेंस में क्लासेस जाना या कोचिंग लेना कंपलसरी होता है क्या मेंस में? तो मैंने देखा कि मूवी में समवेयर इट वाज सेड कि मेंस में क्लासेस या कोचिंग लगेगी करके, तो दैट्स व्हाई आई एम आस्किंग दिस क्वेश्चन। नॉट नेसेसरी सर, एक्चुअली मेंस में क्या है कि आपको मोर इंपॉर्टेंट है कि टाइम मैनेजमेंट, जैसे हम पहले बात कर रहे हैं टाइम मैनेजमेंट। मेंस में जो मैं आपको बता दूं, टोटल 9 पेपर होते हैं, 9 में से 2 होते हैं जो हमारे क्वालिफाइंग होते हैं, इंग्लिश और हिंदी लैंग्वेज का। अदर देन दैट 7 पेपर हैं, उनसे मेरिट बनता है हमारा। हर पेपर 250 नंबर का होता है, 3 घंटे का एक पेपर होता है, और उसमें लगभग हमें 20 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं।
तो सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम मेंस में है वो इफेक्टिवली टाइम मैनेज करके आपको 20 के 20 क्वेश्चन 3 घंटे में खत्म करना सबसे बड़ी बात है। इनफैक्ट आपने शायद अगर कोई इंटरव्यूज वगैरह सुने होंगे सर, तो उसमें टॉपर्स ये बात बताते हैं कि अगर आपने 20 के 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट कर दिए हैं तो बी श्योर कि आपका कहीं ना कहीं इंटरव्यू कॉल आ जाएगा सर। तो सबसे बड़ी बात यही है कि आपको वो अटेम्पटेशन करना है। तो अटेम्पटेशन कैसे हो पाएगा? जो आपका वही बेसिक्स, जैसे हमने पहले डिस्कस करा स्ट्रैटेजी सर, कि बेसिक जो आपका मटेरियल है उसको आप बार बार रिवाइज करें और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करें। इसमें कोचिंग का रोल मतलब आई थिंक मेरे को नहीं लगता कि इतना ज्यादा है। मोर देन दैट आपका अपना जो सेल्फ एफर्ट है, कितना ज्यादा एफर्ट आप खुद लगाते हैं, कितनी ज्यादा आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं, तो उससे आई थिंक ज्यादा डिफरेंस क्रिएट होता है एज कम्पेयर टू कि अगर आप कोचिंग में जाके। इनफैक्ट मैंने कुछ बच्चों से रिसेंटली बात करी, तो कोचिंग में क्या है कि उनका टाइम मैनेजमेंट से थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे कोचिंग में भी जो वो पढ़ाएंगे उसको घर आके सेल्फ स्टडी करना, रिविजन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर वो एलिमेंट मिस हो रहा है तो आई थिंक कोचिंग का जो बेसिक पर्पस है वो पूरा नहीं हो पाएगा। अब अगेन जब तैयारी की ओर चलते हैं तो जैसे प्रीलिम्स या मेंस, सपोज मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट हूँ, मैंने आज मेरी ग्रेजुएशन या जो भी करके व्हेन आई डिसाइड कि मैं अभी यूपीएससी दूंगा, फ्रॉम माय वो टाइम जब मैं डिसाइड करता हूँ कि मैं अटेम्प्ट करूंगा और वो टाइम जब मैं पेपर लिखता हूँ, इन दोनों के बीच का गैप कितना होना चाहिए प्रिपरेशन वाइज, मंथ वाइज? सर एक्चुअली डिपेंड करता है। देयर आर स्टूडेंट्स जिन्होंने एक्चुअली फर्स्ट अटेम्प्ट में भी क्लियर करा है इमीडिएटली आफ्टर द कॉलेज, बट ओ, उसका अगर हम बैकग्राउंड स्टडी करें तो वो 3 साल जो कॉलेज के थे, तो राइट फ्रॉम द फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर को तैयारी कर रहे हैं। तो जैसा कि आपका सवाल है, तो मैं अगर उस तरीके से लेके चलूं कि कैंडिडेट ने ग्रेजुएशन जस्ट खत्म करा है, उसके बाद अपना मन बनाया है एग्जाम देने का, तो आई थिंक लगभग 1 साल का समय लगेगा उसको पूरा एग्जाम से फेमिलियर होने के लिए, पूरा मेन। क्योंकि आपको मैं ऑप्शनल की बात करूं, मेंस में एक ऑप्शनल जो है वो काफी ज्यादा भूमिका निभाता है। 500 नंबर का ऑप्शनल होता है, 2 पेपर होते हैं, बट ऑप्शनल के मार्क्स लगभग 300 के आसपास भी आ जाते हैं जो टॉपर्स हैं। तो ऑप्शनल जो है वो गेम चेंजर है। तो ऑप्शनल की अगर मैं बात करूं तो उसकी तैयारी में ही लगभग 3 साढ़े 3 महीना, क्योंकि उसमें आपको पढ़ना है और उसके आपके हैंड राइटिंग नोट्स बनाना जरूरी है। क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आप कितना रिवीजन कर पाएंगे वो डिपेंड करता है कि आपने अपने नोट्स बनाए हैं कि नहीं बनाए। तो आई थिंक अगर हम पूरा प्रोसेस को लेके चले तो ऑन एन एवरेज अगर हम लेके चले तो 1 साल, जैसे अगर 2025 का किसी को एग्जाम देना है, जून में मई में एग्जाम होता है, तो 2024 मई में उसका तैयारी शुरू हो जाना चाहिए। धीरे धीरे फिर स्टेप बाय स्टेप उसको प्रीलिम्स मेंस रेडी करना है सर। ओके ओके, ग्रेट। और जैसे बोलते हैं ना कि अगेन रेफरिंग टू, क्योंकि मैं एकदम फ्रेश हूँ मूवी से, अभी अभी 5 मिनट में, तो अभी तक वो मूवी उतर नहीं रहा है। And since, मैं डॉटर के साथ देखा तो मूवी में कहीं बता रहा था कि ना आपको ये स्टोरी एक वर्नाकुलर मीडियम वाले बंदे की है, फ्रॉम हाँ हिंदी मीडियम। सर। तो ऐसे बताए थे कि आपको 15-16 घंटा दिन में पढ़ना होगा करके। तो सर इज दैट ट्रू कि 15-16 घंटा लगते हैं दिन में पढ़ने के लिए? सर आई बिलीव वो जो 15-16 घंटे वाला है वो लॉन्ग टर्म में सस्टेनेबल नहीं है। मतलब ह्यूमन बॉडी और ह्यूमन माइंड की लिमिटेशंस हैं। मेरा ऐसे पर्सनली मानना है कि अगर जैसे आप टोटली फ्री हो, आप डेडिकेटेडली तैयारी कर रहे हो, तो अगर साल के 365 दिन में लगभग 320-25 दिन आप 8-10 घंटे की एवरेज लेके आ जाते हो, तो आई थिंक दैट इज मोर देन सफिशिएंट। क्योंकि 15 घंटे अगर मैं पढ़ूंगा तो आई थिंक हफ्ते 10 दिन के बाद आई विल बी मतलब बर्न आउट। तो वो हम्म। वैसे ही अगर बीपीटी हम दौड़ते हैं सर फौज में, तो पहले अगर 1 किलोमीटर में ही सारी जान लगा दी तो लास्ट के 4 किलोमीटर कवर नहीं हो पाएंगे सर। तो मिलिट्री में बट आप एक, हाँ जी सर। बट हैट्स ऑफ टू यू। मैं वही सोच रहा हूँ अभी भी, मैं सोच इसमें कि क्योंकि बोथ ऑफ अस हैव सर्व्ड इन फौज, मैं वही सोच रहा हूँ साला टाइम नहीं होता है एक तो ना यहाँ पर, वो भी एडजुटेंट ड्यूटी करके। अमेजिंग, हैट्स ऑफ टू यू टू फाइंड टाइम। बहुत डिफिकल्ट होता है, जो सुनने वाले, जो ऑडियंस, जो भी मेरे दोस्त है, जो सब्सक्राइबर्स है, इट इज नॉट इजी। फौज में अगर आप एडजुटेंट ड्यूटी करते हो तो यू नो हाउ पेनफुल इट इज, और उसमें भी मैनेज करना मतलब यू, आपने रियली टाइम मैनेज किया है या अपने आप को टाइम में मैनेज किया है, I think वैसे। for that अ, I have to be grateful to the seniors also, though they were not aware, but they did not bother me unnecessarily. जो काम था, because I think मतलब even the juniors जो अभी कॉल करते हैं मेरे को, वो पूछते हैं कि हाउ डू यू मैनेज टाइम। तो उसमें मतलब सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज मैं उनको बताता हूँ कि अपने जो काम करने की एफिशिएंसी उसको इंक्रीज करिए।
True. अगर आप अपना काम मतलब एफिशिएंटली कर लेते हैं तो 2-3 घंटे में आप अपना काम कर लीजिए, बाकी टाइम आप यू विल बी अवेलेबल फॉर जो भी काम मतलब रूटीन बेसिस पे आता है, बट यू हैव द टाइम जिसमें आप न्यूज़पेपर वगैरह तो एटलीस्ट पढ़ सकते हैं। ट्रू ट्रू ट्रू। जब उनको फर्स्ट टाइम पता चला ना फौज में अपने सीनियर्स को, कि व्हेन, कि आपने जब यूपीएससी एग्जाम्स दिया है या ऐसे हुआ, तो व्हाट वाज द रिएक्शन? रिएक्शन क्या था जो इमीडिएट जो भी होगा? सर एक्चुअली जब मैं जोधपुर में था तो जोधपुर में 2019 सितंबर में मेरा पोस्टिंग हो गया था। तो लगभग 1.5 साल मैं यूनिट में पहले काम कर चुका था बिफोर दे केम टू नो कि मुझे अभी करना है सर। तो आई हैड अ गुड बैकग्राउंड इन टर्म्स की मैंने अच्छा काम करा था। इनफैक्ट आई वाज इन अ वायरलेस यूनिट, तो आई वाज मूविंग लाइक फ्रॉम प्लेस ए टू प्लेस बी वेरी फ्रीक्वेंटली सर। इनफैक्ट बेस वाज इन जोधपुर, आई वाज इन श्रीनगर, आई वाज इन पुणे, आई वाज इन दिस Firozpur, Fazilka, then I was in Samba, I was in Katua. So I kept moving along the borders because our task was to intercept the enemy communications. ओके। So that way मतलब I was in fact वो काम भी इतना इंटरेस्टिंग था सर, तो मेरे को ऐसा लगा कि मेरा मन में था कि लास्ट टेनर है, नॉट नोइंग कि मेरा रेजिग्नेशन एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगा कि नहीं होगा, बट मैं वाउच करता हूँ कि सर वो जो लास्ट के 3 साल मैंने फौज में काम करा दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि वो ऑन ग्राउंड जो ऑपरेशनल टास्क था मतलब 24/7 एक्टिव रहते थे उसमें ना सर। तो मजा आता था काम करने का ना। तो उस बैकग्राउंड में जब मतलब 1.5 साल के बाद आई वेंट बैक टू द यूनिट, देन आई इन्फॉर्म्ड कि सर आई वांट टू रिजाइन फ्रॉम द सर्विस एंड आई प्लान टू अपीयर। तो बिकॉज आई हैड वर्कड हार्ड, तो आई थिंक दैट थोड़ा सा कुछ सॉफ्ट कॉर्नर होता ही है सर इफ यू आर डूइंग गुड इन द ऑफिशियल टास्क। ट्रू ट्रू। अभी जब आफ्टर सेकेंड अटेम्प्ट यूपीएससी क्लियर होने के बाद, अभी जब फौज के सीनियर्स जो भी थे, सीओ या जो भी एडजुटेंट या टू आईसी होगा, अब जब उनको पता चलता है तो उनका रिएक्शन क्या, अभी क्या रिएक्शन है? अभी तो सर एवरीवन इज मतलब एब्सोल्युटली हैप्पी। और इनफैक्ट जब मैं तैयारी कर भी रहा था, जैसा मैंने आपको बताया कि जब मैंने रेजिग्नेशन की एप्लीकेशन डाली उसके बाद लगभग 2 अटेम्प्ट तो फौज में रहते ही दिए सर। 1.5 साल का टेन्योर वहां रहते दिया, तो काम भी करा साथ साथ सर। तो दे हैड द बिलीव कि तुम निकाल लोगे सर। तो आई थिंक सब खुश थे, काफी ज्यादा सपोर्ट भी करा उन्होंने। तो अगर मैं बोलूं कि मैंने अकेले ने ये एग्जाम निकाल दिया तो सर दैट वुड बी इनजस्टिस टू द सपोर्ट जो मुझे मेरे सीनियर से, मेरे कलीग से, इनफैक्ट जूनियर्स से भी जो मिला है। क्योंकि कई बार होता है कि वी अगर मैं किसी रिस्पॉन्सिबल पोजीशन में हूँ सर, तो अगर मैं ऐसा सीनियर बन जाऊं कि उनका उनकी लाइफ में हेल्प बना रहा हूँ, तो आई थिंक दैट वुड बी अ लिटिल इनजस्टिस। तो मेरा हमेशा ये रहता था कि मैं काम को जितना ज्यादा इफेक्टिवली कर पाऊं, और उससे क्या है कि जो जूनियर्स भी हैं दे विल हैव द फ्रीडम टू एंड मोटिवेशन टू वर्क हार्ड सर। तो उससे क्या है कि वो काम करते रहे सो दैट आई कुड फोकस ऑन माय स्टडीज। तो आई थिंक कंट्रीब्यूशन और अगर है तो इट इज अक्रॉस एवरीवन विद हुम आई हैव सर्व्ड। वेरी ट्रू वेरी ट्रू। और फौज फौज हमें वैसे बना भी देता है कि टू डू मल्टीपल थिंग। हाउ वाज द फैमिलीज रिएक्शन, पेरेंट्स एंड एवरीवन, जब बोला कि मैं फौज छोड़ के आई एम ट्राइंग दिस, वो मोमेंट क्या था? टू बी फ्रैंक सर मतलब इट्स अ सीक्रेट कि घर वालों को पापा को छोड़ के बाकी सबको पता था। आई हैव अ एल्डर ब्रदर, एल्डर सिस्टर एंड माय मदर। इन तीनों को पता था कि आई हैव रिजाइन फ्रॉम द सर्विस। तो पापा को आइडिया था कि एप्लीकेशन डाला हुआ है कि उसका आउटकम क्या है, ही वाज नॉट अवेयर। अभी ही वाज इन दी थोड़ा सा उनको डार्क में रखा था कि क्या है असली अभी स्टेटस क्या है सर। तो जब रिजल्ट्स आया तो ऑफ कोर्स मतलब द वन वेरी स्पेशल इंसिडेंट टू मी, मैं एक्चुअली दिल्ली में था उस वक्त जिस दिन रिजल्ट आया। तो भैया ने कॉल किया, पापा एक्चुअली रिटायर्ड प्रोफेसर हैं एंड वी हैव अ फार्मिंग बैकग्राउंड आल्सो। तो पापा उस दिन खेत में काम कर रहे थे, ही वाज टोटली मिट्टी से भरे हुए। तो भैया ने वीडियो कॉल करा उनको, तो ही वाज टोटली मिट्टी में भरे हुए। तो भैया ने बताया कि क्लियर हो गया एग्जाम ना। तो पापा का भी मतलब था पहले ना, बिकॉज व्हेन ही वाज यंग तो ही आल्सो प्रिपेयर्ड वंस स्टेट सिविल सर्विसेज के लिए। तो उनके लिए इट वाज अ स्पेशल मोमेंट, सो ही स्टार्टेड क्राइंग। उनको मतलब ही हैड टीयर्स इन द आईज। तो आई थिंक इट वाज रियली स्पेशल फॉर द फैमिली आल्सो। तो अच्छा लगा सर। बट इफ यू आस्क मी फ्रैंकली तो फौज में सर आई थिंक सर्विस करने के बाद वो हो जाता है कि इवन सक्सेस इज ओके, फेलियर्स आर ओके, एवरीथिंग इज जस्ट रूटीन। हाउ वाज योर रिएक्शन जब पता चला ना मेंस क्लियर, मतलब इंटरव्यू क्लियर हुआ, आ गया रैंकिंग में? हाउ वाज दैट मोमेंट? मोमेंटरी खुशी था सर, बट आई थिंक जैसा मैंने कहा कि फौज आपको बिल्कुल प्लेन कर देती है कि
कोई खुशी होगी वो भी नॉर्मली लेनी है सर, कोई गम होगा वो भी नॉर्मली लेना है। तो ऐसा आई वाज नॉट कि मैं सातवें आसमान पे चला गया। आई वाज हैप्पी कि इट्स बीन डन, बट पता है कि इट इज जस्ट अ पार्ट ऑफ द जर्नी, आगे और भी काम है जो करने हैं। तो आई थिंक आई वाज ओके, नॉट आई वाज हैप्पी बट नॉट आउट ऑफ द वर्ल्ड सर। तो जब इंटरव्यू में गए थे ना इसका, व्हेन यू वेंट फॉर द यूपीएससी इंटरव्यू फाइनल्स में, हाउ डिफरेंट वाज इट फ्रॉम आवर नॉर्मल एसएसबी इंटरव्यूज जो हम लोग 5 दिन के इंटरव्यूज देते? इफ मैंने अगर पूछा कि डिफरेंशिएट करो कि कॉमनैलिटी जिसको बोलते हैं वो क्या होगा और अलग क्या होगा उसमें? सो इफ मैं अगर एसएसबी की बात करूं तो एसएसबी इज मोर अबाउट, उसमें जो करंट अफेयर्स वगैरह वाला पार्ट है दैट इज वेरी स्मॉल। एसएसबी इज मोर फोकस्ड अपॉन योर पर्सनल स्टफ सर। एसएसबी में जैसे आपको बिल्कुल पूछ लिया जाएगा कि घर वालों के साथ आपका कैसा रिलेशन है, आपको पूछ लिया जाएगा कौन सी गेम खेलते हो, आपको पूछ लिया जाएगा गर्लफ्रेंड है कि नहीं है। बिल्कुल आपके जो इनर फैसेट्स है आपकी पर्सनैलिटी के वो एसएसबी में देखे जाते हैं। बट व्हेन इट कम्स टू यूपीएससी का इंटरव्यू सर, उसमें फोकस ज्यादा रहता है कि सर आपका पर्सपेक्टिव कैसा है चीजों को लेके, आप चीजों को होलिस्टिकली ले रहे हो कि नहीं ले रहे हो। आप जो भी अपना, अगर जैसे हमारा एसएसबी में एसआरटी की बात करते हैं हम, सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट, तो इसमें जो सिचुएशन रिएक्शन टेस्ट है वो डिफरेंस ये आ जाता है कि यहाँ पे आपको जो भी रिस्पॉन्ड करना है इट हैज टू बी इन लाइन विद द एथोस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। वहां पे हो सकता है कि आप मॉरल एंगल ले लें, बट यहाँ पे मॉरल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इट शुड बी इन सिंक्रोनाइजेशन जो कि कॉन्स्टिट्यूशन क्या बोलता है। तो वो थोड़ा सा डिफरेंस आ जाता है। प्लस पर्सनल क्वेश्चंस एसएसबी में ज्यादा है, अपने यूपीएससी के जो सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू है उसमें पर्सनल क्वेश्चंस कम पूछे जाते हैं। Okay, so but then how was your experience in the interview? इंटरव्यू सर अगर मैं पहले फौजी इंटरव्यू की बात करता हूँ हाँ ठीक। तो फर्स्ट इंटरव्यू मेरा एयरफोर्स का था, तो 1 AFSP देहरादून, तो आई वाज रिकमेंडेड। बट जब मेरा इंटरव्यू शुरू हुआ तो सर ही स्टार्टेड आस्किंग मी क्वेश्चंस टेक्निकल, अपने इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से सर। तो वो कभी कराई नहीं, पढ़ाई करी नहीं इतनी सीरियसली सर। इनफैक्ट जब मैं कॉलेज में था तो मैं एनजीओ चला रहा था सर अपने दोस्तों के साथ मिलके, तो उतना मेरे को पता ही नहीं था कि क्या करा है, जस्ट वो था कि एग्जाम पास कर लेते थे सर। तो ऑल द वाइल 15-20 मिनट्स इंटरव्यू में हो गए, तो ही वाज आस्किंग टेक्निकल क्वेश्चंस, तो कोई आइडिया नहीं सर, जितना बता पाया। बट द मोमेंट ही शिफ्टेड टू माय एरिया कि हाँ भाई तुमने कौन सा गेम खेला है, तुम एनजीओ चला रहे हो, क्या करते हो, द मोमेंट उस फील्ड में आए तो फिर क्योंकि वो अपना एरिया था तो उसमें फिर हमने घेर दिया सर उनको। तो दैट वाज लाइक इट। बट इफ आई कंपेयर इट टू दी सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू तो इट इज मोर ऑफ अ फॉर्मल सर, उसमें क्योंकि पर्सनल स्टफ कम होता है तो इसमें ज्यादा आपको पर्सपेक्टिव वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे, जैसे लास्ट ईयर न्यूज में था कि काफी एरियाज हैं जो गवर्नमेंट जिनके नाम चेंज कर रही है। फॉर एग्जांपल औरंगजेब के नाम पे कुछ एरिया था, उसका नेम वाज चेंज। क्वेश्चन उन्होंने ये पूछा था मुझसे कि आपके ख्याल से जो जो गवर्नमेंट कर रही है कि एरिया के नाम चेंज कर रही है, आपके ख्याल से ये सही है कि गलत है। तो आई थिंक यही डिफरेंस है। अगर आपको एसएसबी में सिमिलर क्वेश्चन पूछा जाएगा तो उसमें शायद पर्सपेक्टिव के बारे में नहीं पूछा जाएगा इतना, लेकिन यहाँ तो पे आप बिल्कुल पॉलिसी मेकिंग के बारे में पूछा जाएगा कि आपके ख्याल से सही है कि गलत है, और अगर गलत है क्यों है, सही है क्यों है, तो वो जस्टिफिकेशन करने की बात है ना। तो जब हम्म। पूछा गया तो मैंने इसका सिंपल सा आंसर दिया कि सर मेरे ख्याल से रादर देन फोकसिंग की नाम क्या है, हमें अपने बच्चों को ये सिखाना है कि हिस्ट्री अच्छे तरीके से, सही तरीके से पढ़ी कैसे जाती है, हिस्ट्री के सही लेसन कैसे ड्रॉ करने। क्योंकि अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो उसमें से अगर हम सिर्फ पॉजिटिव ही चीजें पढ़ेंगे, नेगेटिव को हटा देंगे, तो वो हमारा इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन होगा। क्योंकि अगर हम जितना हम पॉजिटिव से सीखते हैं उससे ज्यादा हम नेगेटिव स्टोरी से सीखते हैं, नेगेटिव जो पीरियड्स रहे हैं हिस्ट्री में उससे सीखते हैं। तो मेरा आंसर ये था कि रादर देन फोकसिंग की क्या है, नेम चेंज करो या ना करो, हमें बच्चों के पढ़ाई पे ज्यादा फोकस करना है कि हिस्ट्री को किस तरीके से एज अ सोसाइटी हम ले रहे हैं। तो ये ओके। डिफरेंस, ये मोटा मोटा डिफरेंस आई थिंक रहता है उसमें अपना एसएसपी के इंटरव्यू में और अपना जो यूपीएससी सिविल सर्विसेज का इंटरव्यू। तो आपकी सिविल सर्विस इंटरव्यू कितने देर चली? लगभग आधा घंटा चलता था, फौजी वाला अच्छा। 45-50 मिनट चला था, तो ये आधा घंटा के आसपास चला था। हम्म। बट बीच में इंटरव्यू जब चल रहा था तो ऐसे फील आ रहा था कि मे बी आई एम फ्रॉम द फौजी बैकग्राउंड, तो कम्युनिकेशन तो डेफिनेटली वो तो स्ट्रांग होगा ही, बट कहीं वो फील आ रहा था कि मैं बन जाऊंगा टाइप्स, निकल क्लियर हो जाऊंगा टाइप्स। तो वो आई थिंक सर फौजियों को वो रहेगा थोड़ा सा कि कम्युनिकेशन स्किल्स में अगर हमें नंबर नहीं दे रहे हैं तो आई थिंक फौज में सर्व करने का वो वी आर नॉट बीन एबल टू यूटिलाइज इफेक्टिवली।
तो वो करेक्ट करेक्ट। नेचुरली आई थिंक, जैसे लास्ट ईयर भी थे एक कर्नल अमोल आते थे, आई थिंक हाँ या कर्नल, आई नो अमोल। he also scored very good. He scored 206 marks in the interview, which is I think one of the best. I got 184. तो आई थिंक अगर कोई फौजी अगर इंटरव्यू में कम नंबर ला रहा है तो वो अपनी गलती से ला रहा है सर, क्योंकि एक वो बैकग्राउंड है उसका, प्लस इतना एक्सपीरियंस है, तो आई थिंक वो नेचुरली थोड़ा एडवांटेज भी रहता है। प्लस जो क्वेश्चंस का नेचर है वो भी चेंज हो जाता है सर। जो एक करेक्ट। फ्रेशर को क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो थोड़े डिफरेंट रहेंगे, हमें अपने सर्विस के रिलेशन में ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, तो वो आई थिंक थोड़ा सा एडवांटेज ही रहेगा हमारे लिए, डिसएडवांटेज नहीं। अमेजिंग अमेजिंग। सो अभी आफ्टर गेटिंग इनटू मेरिट और पूरा आने के बाद, सो अभी करंटली हाउ आर यू प्लेस्ड, या वेर आर अभी यू वेर? अभी सर जो 2022 का एग्जाम जो क्लियर करा था मैंने, उसमें मुझे इंडियन रेलवेज मैनेजमेंट सर्विस अलॉट हुआ था सर। मेरा रैंक 749 था, तो उसमें आई हैव जॉइंड द रेलवे सर्विस, जो कि ट्रेनिंग लखनऊ में होता है सर। बट आई एम अपेयरिंग अगेन 2023 में, मैंने इनफैक्ट मेंस क्लियर हो गया अभी, तो अभी इंटरव्यू की तैयारी चल रही है, इंटरव्यू अभी डेट्स आ जाएंगी सर। तो अभी है कि विल ट्राई टू इम्प्रूव द रैंक अगर पॉसिबल है सर, अदरवाइज रेलवेज एज ऑफ नाउ Oh, amazing, amazing, amazing. सर। So now coming back to that journey, कि ना फौज में आने का क्या रीजन था पहले, बचपन से क्या ऐसे ट्रिगर था कि वांटेड टू जॉइन द आर्म फोर्सेस? सर बचपन से वो मतलब यूनिफॉर्म को, तो क्योंकि आई एम फ्रॉम प्लेस कॉल्ड अखनूर सर, तो आसपास वहाँ काफी मिलिट्री है, तो अदरवाइज हमारे टीचर्स वगैरह कई होते थे जो, जैसे पोस्टिंग में अपना, वो तो फौज में आने के बाद पता चलता है कि 2-2 साल का पोस्टिंग होता है, तो कई बार होते जो आर्मी वाइफ्स होती हैं वो पढ़ाती थी, तो वो जब उनका एक कंडक्ट ही डिफरेंट होता था एज कम्पेयर टू अदर्स। बट हैविंग सेड दैट, एम वाज कि देश का सेवा करने का भाव था, ऐसे स्पेशली मेरे दिमाग में नहीं था कि मिलिट्री ज्वाइन करनी है, तो 12th के बाद एनडीए मैंने दिया नहीं। बट जब ग्रेजुएशन कर रहा था तो एक यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम हुआ करती थी सर उस वक्त, तो यूनिवर्सिटी एंट्री स्कीम के तहत आर्मी पहले, जो भी आर्मी नेवी एयरफोर्स आपके कॉलेज में आके एक प्रीलिमिनरी इंटरव्यू लेता है सर, तो उस करेक्ट। इंटरव्यू बेसिस पे आपको एसएसबी के लिए शॉर्टलिस्ट करा जाता है। हम्म। वो इंटरव्यू दिया सर, तो शॉर्टलिस्ट हो गया एसएसबी के लिए, तो 19 एसएसबी इलाहाबाद एसएसबी हुआ सर, तो वहां से रेकमेंड हो गया। उससे पहले इनफैक्ट इसका एफकैट का एग्जाम भी दिया था सर, तो उसमें भी एसएसबी क्लियर हो गया। तो ऐसा सोचा नहीं था कि मतलब आर्मी में ही जाना है, बट एम था कि किसी ना किसी तरीके से देश की सेवा करनी है। तो बट वंस हो गया फिर मिलिट्री में, तो फिर मेरे पास ऑप्शन था कि एयरफोर्स ज्वाइन करना है या आर्मी ज्वाइन करना है, तो आई चोज दी आर्मी, बिकॉज मेरे को लगा कि एज कम्पेयर टू एयरफोर्स, आर्मी में थोड़ा जो पोस्टिंग है प्लस द प्रोफाइल है, थोड़ा ज्यादा वैरायटी है उसमें एज कम्पेयर टू एयरफोर्स, प्लेस ऑफ पोस्टिंग की भी वैरायटी है, तो दैट इज द रीजन मेरे को लगा कि मुझे आर्मी ज्वाइन करनी चाहिए अमेजिंग। तो अगर वो कहीं ना कहीं फेट ट्विस्ट नहीं होता, कि कहीं वो बास्केटबॉल इंजरी, एंकल इंजरी नहीं होती, सर। तो प्रोबेबली ये ऑप्शन कभी एक्सप्लोर भी नहीं करते कि सिविल ट्रू, सर्विसेज में आना है। हाँ जी हाँ दिस जी हाँ थिंग, जी, ट्रू सर ट्रू, क्योंकि फिर तो वो हाउ इज परमानेंट परमानेंट कमीशन था सर, तो वो 20 साल, बाय द टाइम 20 द? साल तब तक इट वुड हैव बीन लेट सर। आपका विच इज कोर्स नंबर क्या है आईएमए, विच इज योर कोर्स नंबर? विद 136 सर, अच्छा, 136, 136, 136 136। में, हाँ जी सर। ओके। सर हाउ इज द एकेडमी टाइम? एकेडमी के एक दो किस्से, छोटे 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 किस्से होते हैं ना, वन थिंग विच यू रिमेम्बर मोस्ट, बिकॉज जो अपने सुनने वाले हैं, दे लव फौजी किस्से। अकेडमी सर, अकेडमी तो मतलब इट्स लाइक द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ योर लाइफ। तो अकेडमी में सबसे ज्यादा तो सर एक्चुअली क्या हुआ कि हमारा जो अकेडमी था, आई वाज फ्रॉम कोहिमा, तो हमारी कंपनी कोहिमा थी, तो जैसे हम गए तो फर्स्ट टर्मस थे, तो सर अनफॉर्चुनेटली या फॉर्चुनेटली फॉर अस, हमारी जो कंपनी थी वो सारी गेम्स में और सारे इवेंट्स में हारना शुरू हो गई। ओ। तो बट एज अ फर्स्ट टर्मर्स हमने अपने सारे गेम्स जीत लिए सर, क्योंकि हाँ। मैं बास्केटबॉल पहले से खेलता था और भी हमारे मतलब कोर्समेट्स थे जो बास्केटबॉल खेलते थे, तो बास्केटबॉल, फुटबॉल, हॉकी, हमने सारे इवेंट्स जीत लिए सर। और नोवाइस जो क्रॉस कंट्री थी वो भी हमने बड़ा अच्छा करा सर। तो उस केस में क्या हुआ कि हमारा जो फर्स्ट टर्म था वो थोड़ा कंपैरेटिवली इजी निकला, क्यों? क्योंकि हमारे सीनियर्स डिड नॉट डू वेल, तो वी डिड वेल। तो इनफैक्ट क्योंकि हम सारे गेम्स जीते थे, तो एवरी डे क्या होता था, जब भी हम गेम जीत के आते थे, तो दी डीएस वुड से टू द सीनियर्स की फर्स्ट टर्म्स को अपने बैक पे लेके अकेडमी लेके जाओ, कंपनी प्रीमाइसेस लेके जाओ। सो दैट वाज वन थिंग अबाउट इट। तो सबसे मोस्ट मेमोरेबल अगर मैं सर आपको बात करूं, तो इट वाज ऑफ कोर्स पीओपी की तो बात, इट कैन नॉट बी ओवरस्टेटेड।
बट अदर देन दैट अगर मैं कोई बात करूँ तो इट वाज दी रन बैक सर, जो फाइनल रन बैक Okay. हमारा होता है दी आईएमए में भद्राज बोलते हैं सर उसको, भद्राज इज द नेम ऑफ द माइटी माउंटेन्स वहां पे। तो इट इज द मोस्ट मतलब चैलेंजिंग थिंग, एंड एट द सेम टाइम मतलब आपको एक टीम स्पिरिट, एक कमराडरी की वो लिमिट दिखा देता है कि जो शायद आगे चल के हम कमांडोज में देखते हैं। तो आई थिंक भद्राज का जो इवेंट, जब डिस्पाइट कि आपकी टांगे हार गई हैं, आपका हाथ, आपके कंधे जो वेपन उठा के, वो जो रेडियो सेट होता है स्टार्स भी, उसको उठा के, रॉकेट लॉन्चर को उठा के, इट्स ऑल मतलब एवरीवन इज डाउन, बट वो एक बंदा बोलेगा कि जोश से चल पड़ो आगे कंपनी के लिए। तो that is the thing sir, and luckily we also won the Bhadraj also, so that final run back our Oh, company won, that is the most memorable moment अगर मैं POP को छोड़ दूं तो I think that is about the most memorable moment sir. amazing, amazing. वही ना कि कैंप्स एंड ऑल वी रिमेम्बर, भले ही सब कुछ खत्म हो गया होगा लाइफ में, बट वो आ गया स्क्वाड्रन, और वो स्क्वाड्रन के लिए करो अभी तो एवरीथिंग चेंजेस लाइफ में. True sir, true. सो एनीवे, पासिंग पीओपी होने के बाद कहीं ऐसे व्हाट वाज योर, कौन से इसमें जाने का ये था कि इन्फेंट्री और एनी मेरा सर या क्योंकि स्पेशल? टेक्निकली मैंने इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में डिग्री करा था, तो मुझे ओके. लॉजिकल लगा कि मैं सिग्नल्स में ही जाऊं सर, तो सिग्नल्स मेरा फर्स्ट प्रेफरेंस था। तो हम्म. इनफैक्ट ये क्वेश्चन मेरे को काफी बार पूछा गया कि आपने इंजीनियरिंग करने के बाद फौज ज्वाइन कर ली, तो व्हाट इज दी मतलब रैश, उसके पीछे क्या रीजन था? तो वो मतलब फौज में आने के बाद एक्चुअली पता लगता है कि जो 4 साल मैंने इंजीनियरिंग में पढ़ाई करी है ना सर, वो शायद मैं कहीं बाहर जाता तो उसका एप्लीकेशन नहीं देख पाता मैं। तो अगर मैं सिग्नल्स की बात करूं, जो जो चीजें मैंने वहां पढ़ी, जैसे फर्स्ट यूनिट में मैंने पूरा लाइन कम्युनिकेशन, आई वाज पोस्टेड टू तेजपुर असम में सर, तेजपुर में। तो वहां पे ज्यादा लाइन कम्युनिकेशन पे हमने फोकस करा, सिस्टम एक्सचेंजेस कैसे चलते हैं वैसे फोकस करा। सेकंड भी हमने देखा, तो सेकंड में रेडियो कम्युनिकेशन एक्सरसाइजेस वगैरह में आरटी के साथ, स्पैरो भी था आरटी यूनिट में, आरटी ब्रिगेड के साथ। तो वहां पे हमने एक्सरसाइजेस करी, तो उसमें भी हमने रेडियो कम्युनिकेशन प्रोवाइड करा। और थर्ड यूनिट जो थी वो मेरा वायरलेस यूनिट था, तो उसमें भी पूरा इंटरसेप्शन, जो भी हम रेडियो जैमिंग वगैरह सारी चीजें पढ़ते हैं, वो इम्प्लीमेंट हमने, एक्चुअली मुझे मौका मिला करने का सर। तो ओके. आई थिंक लॉजिकल डिसीजन था कि इलेक्ट्रॉनिक्स में मैंने डिग्री करी है, तो आई गॉट दी चांस कि उसका प्रैक्टिकल यूटिलिटी भी मैं देख पाया। हाँ, वही है कि लाइक मैंने जब इंजीनियरिंग कंट्रोल्स में की थी, तो ट्रस्ट मी, वो 4 साल तो पता नहीं था क्या कर रहा हूँ करके, लाइक ऑल ऑफ अस पास हो गए पहला 4. फर्स्ट 2 years वाज टोटली हॉरिबल. बहुत पेपर्स केटी लगे, क्योंकि पता ही नहीं चल रहा था. फिर जब नेवी में आके व्हेन यू स्टार्ट गेटिंग पोस्टेड इन शिप्स एंड टेक्निकल यूनिट, तब पता चलता था कि यार ये तो मैंने ना 7th सेमेस्टर में कुछ तो पढ़ा था इसके बारे में. ये कुछ सर्वो होता है, जायरो होता है, ये करके. सो या, सो दैट इज व्हाट इज द एप्लीकेशन बेस्ड दिस थिंग. और एक्चुअली जब सो आप थियरी का एप्लीकेशन करते हैं ना सर, वो एक अलग ही खुशी आती है सर। तो दैट इज एक्चुअली रियली स्पेशल, दैट फीलिंग ना। वेरी ट्रू, दैट वेरी एक्सपीरियंस ट्रू. जब मैं लास्ट यूनिट में था, तो आई आई थॉरली एंजॉयड माय लास्ट। So, if I ask you a futuristic question, like in terms of the forge and things, uh, अभी जो with the advent of lot of technology, like with AI आने से, या blockchain आने से, metaverse आने से, या so, uh, what do you think that future of Army, Navy, Air Force will be in terms of technology? I mean, just an offshoot question. नहीं, इट्स अ वेरी पर्टिनेंट क्वेश्चन सर एक्चुअली। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है सर कि आई थिंक यू विल एग्री विद मी ऑन दिस कि टेक्नोलॉजी, यस इट इज देयर फॉर द टेकिंग, इसको हम मना नहीं कर सकते। बट बिफोर वी गेट इनटू द टेक्नोलॉजी, हमें वो जो इंटर आर्म सिनर्जी है ना सर, वी टॉक अबाउट द एयर फोर्स, आर्मी एंड नेवी सिनर्जी, बिकॉज फ्यूचरिस्टिक ऑपरेशंस की अगर आप बात करेंगे, यस टेक्नोलॉजी विल प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल, बट उसके बावजूद जो दूसरी चीज है, वो जो ग्राउंड पे जो द मैन बिहाइंड द टेक्नोलॉजी, मैन बिहाइंड द मशीन, उसका रोल कभी हम मतलब ओवरस्टेट नहीं कर पाएंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि टेक्नोलॉजी तो आनी ही आनी है, उसको हम रोकेंगे नहीं और रोक पाएंगे भी नहीं सर, क्योंकि द एनिमी विल नॉट सी कि हमने वो टेक्नोलॉजी को फ्लरिश करने दिया कि नहीं करने दिया। बट जैसे अगर अब अभी आ भी रहा सर आईबीजी वाला कॉन्सेप्ट जो है, तो हमें Hmm. सबको कंबाइन करके चलना ही पड़ेगा सर। तो मे बी विद टाइम्स टू कम थोड़ा सा उस तरीके का थॉट प्रोसेस ऑलरेडी चल भी रहा है, जैसे यू आल्सो माइट बी अवेयर। तो True, true, true. बट आई थिंक दैट इज द फ्यूचर मोर देन द टेक्नोलॉजी, कि सबको एक टीम बन के काम करना। मेरे को ऐसा पर्सनली लगता है कि सम टाइम क्या होता है कि सर
इंडिविजुअल आर्म को थोड़ा सा वो करने के चक्कर में ना, इंडिविजुअल की एयरफोर्स को या आर्मी को या नेवी को, विषय की वो डोमिनेंस की बात आ जाती है कि आर्मी डोमिनेट कर लेती है या एयरफोर्स डोमिनेट कर लेती है। तो आई थिंक इंस्टेड ऑफ थिंकिंग ऑन दोज लाइंस, हमारा एम होना चाहिए कि हाउ वी कैन इफेक्टिवली मेक अ एक ग्रुपिंग जहां पे वॉर हम जीत पाए। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। एंड वही है, यू नो, लाइक इफ we have to be one of the top armed forces in the world, which we are going to be. So Sara, so many things have to be imbibed, so many thought process have to be aligned. And I'm sure, मैं सबको जब मैं मुझसे भी कोई ये पूछता है कि how do you look at, तो मैं उनसे यही बोलता हूँ, ये मेरा विजन है, बट आई एम श्योर जो आर्मी नेवी एयरफोर्स की करंट लीडरशिप है वो हमसे भी बहुत आगे होंगे। दे ऑल विल बी थिंकिंग वही लाइन पे सोचते होंगे या हमसे भी बेहतर सोचते होंगे। ट्रू So सर, I'm sure things will change. ट्रू ट्रू So सर। again, last few questions कि जो यंगस्टर्स, यू नो, जो यंगस्टर्स आर्मी नेवी एयरफोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज फॉर देम कि अगर किसी को एक 12th स्टैंडर्ड 11th स्टैंडर्ड में बच्चा कोई होगा जो एनडीए या एनए या बाकी के जो टेक्निकल एंट्रीज में जाना चाहते हैं और जो ग्रेजुएशन के बाद जाना है, तो व्हाट आपका क्या एडवाइस होगा ना कि व्हाट शुड बी द माइंडसेट एंड व्हाट शुड बी द few things they should keep in mind अगर फौज ज्वाइन करना है तो। आई थिंक सर दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे यंगस्टर्स के लिए। तो इसमें मतलब मेरा उनको सुझाव यही होगा कि आपको इन एग्जाम्स की तैयारी नहीं करनी, आपको जिंदगी की तैयारी करनी है। जैसे हम बात करते हैं कि इस एग्जाम को या एसएसबी की अगर हम स्पेशली बात करें, एग्जाम तो चलो हम पढ़ के क्लियर कर लेंगे, सीरियस होगा तो सिलेबस को हम मल्टीपल टाइम रिवाइज करके हम करेंगे, दैट इज वो हो जाएगा। बट बात आती है एसएसबी की सर। तो एसएसबी की बात जब हम करते हैं तो एसएसबी मेरा मानना है कि इट इज नेवर अ टेस्ट। एसएसबी इज जस्ट लाइक अ मिरर जिसमें आप अपने आप को जाके देखते हैं और यू एक्चुअली कम टू नो कि आप में क्या स्ट्रेंथ्स हैं, क्या वीकनेसेस हैं। तो आई थिंक एग्जाम को और एसएसबी को हमने लाइफ लाइफ पे सुपर इम्पोज करके उस तरीके से तैयारी करनी। जैसे सबसे इंपॉर्टेंट एसएसबी का एस्पेक्ट मेरे को लगता है, यस ओवरऑल पर्सनालिटी, लेकिन पर्सनालिटी में आपका पहला चीज आ जाती है आप हाउ हाउ डू यू स्पीक, आप कितने कॉन्फिडेंटली। इट इज नॉट अबाउट कि आप कितने अच्छे वर्ड्स यूज कर रहे हैं, बट द पॉइंट इज कि आप कितना कॉन्फिडेंटली, कितना विदाउट बीइंग इन एनी फियर आप बोल सके, कितना कॉन्फिडेंटली अपना पॉइंट रख सके। अदर देन दैट आपको अपने आप पे काम करना है कि आज आप जो इंसान हो कल आप उससे बेहतर हो, मे बी 0.001% किसी भी फील्ड में। आप एरिया वाइज अपना जो ओवरऑल पर्सनालिटी है उसको डिवाइड कर लीजिए। एवरी डे हमारा अटेम्प्ट यही होना चाहिए कि हम एक बेहतर इंसान हर एक चीज से, अगर नॉलेज वाइज हम बात करें, फिजिकल फिटनेस की बात करें, या फिर बोलने का तरीका है, चलने का तरीका है, अपनी सोच का तरीका है, अगर हम इन चीजों को बदलेंगे तो आई थिंक दी एसएसबी जस्ट अ केक वॉक, या फिर प्रिपरेशन फॉर दी डिफेंस फोर्सेस विल ऑटोमेटिकली बी डन। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। आई मीन बहुत प्यारा सा लाइन विच यू यूज वाज दैट फॉरगेट अबाउट एसएसबी, जिंदगी के लिए तैयारी करो, यू नो, लाइक यू वर्क फॉर योर एंड एवरीथिंग, सब कुछ अलाइंड हो जाएगा, सब कुछ ये हो जाएगा। एंड एक फौज में ज्वाइन करने के लिए जो एस्पिरेंट्स होता है और यूपीएससी का जो एस्पिरेंट्स होता है, इन दोनों के लिए डिफरेंस कुछ होना चाहिए कहीं पे? डिफरेंस आई थिंक इन टर्म्स ऑफ, अगर यूपीएससी की थोड़ा थियोरेटिकल ज्यादा फोकस है, क्योंकि अगर आपके मेंस में अच्छे मार्क्स हैं सर तो टोटल जो फाइनल मेरिट आपका बनता है लगभग 2075 नंबर का बनता है। तो उसमें से 1800 नंबर जो हैं वो आपके मेंस में है। तो इफ यू आर हम्म, एबल टू गुड इन मेंस तो इट्स ऑलमोस्ट सर्टन कि आप फाइनल लिस्ट में आ जाएंगे सर। बट अगर हम हम्म। बात फौजी पेपर्स की करें तो उसमें इवन अगर आप सीडीएस के टॉपर भी हैं सर तो आपको एंटायरली वो एसएसबी फिर से क्लियर करना है सर। तो आई थिंक हम्म। ज्यादा फोकस अगर फौजी एस्पिरेंट कोई है तो उसको ज्यादा फोकस रखना अपने ओवरऑल पर्सनालिटी ग्रूमिंग के लिए, कि आपको पहले 5 मिनट आपसे कोई बात करे एंड यू आर थ्रू थ्रू दी एसएसबी, आपको 5 मिनट बात करके दी ऑफिसर्स जो भी आपका बोर्ड होगा दे विल डिसाइड कि यू आर देयर। तो वैसा अपना पर्सनालिटी बनाना है सर इफ यू आर एस्पिरेंट फॉर द फौज। और अगर यूपीएससी का तैयारी है देन इट इज अ लॉन्ग रन प्रोसेस। तो डिस्पाइट कि आप अच्छी पर्सनालिटी अगर आपकी है भी है तो नॉलेज अगर कमी है तो समवेयर दिक्कत हो जाएगा सर। ओके, ग्रेट ग्रेट। मेरे तरफ से अभी लास्ट दो क्वेश्चन। अगेन ना,
यू नो यू आर वापस आप दे रहे हो एग्जाम, इसका। तो वही मैं सोच रहा हूँ यार, क्या क्या मोटिवेशन कर रहे हो, व्हाट मोटिवेट्स यू अगेन टू गिव एन एग्जाम। वो दैट थॉट प्रोसेस इटसेल्फ इज अमेजिंग, आई नो कि रैंकिंग सुधारना है, एंड टू मे बी कैडर, यू विल गेट अ डिफरेंट कैडर, बट हाउ आर यू मोटिवेटिंग इतना होने के बाद? यहाँ मैं रैंक में आ चुका हूँ, ठीक है, एक सर्विस मिल गई है, हाउ आर यू कीपिंग योरसेल्फ मोटिवेटेड? सर आई थिंक वो मोटिवेशन वाला क्वेश्चन में भी मेरे को आता नहीं है, क्योंकि आई हैव ऑलवेज बीन फोकसिंग ऑन द प्रोसेस। मेरा हमेशा से एम रहा है कि जो अभी मैं काम कर रहा हूँ मेरा 100% फोकस वहीं पे रहेगा। रिजल्ट्स क्या आएंगे नहीं आएंगे सर, इमटेरियल है वो मेरे लिए। क्योंकि अगर सर्विस मेरे को नहीं भी मिला होता, इफ आई हैड नॉट क्लियर्ड आल्सो लास्ट ईयर, तो आई वुड हैव बीन स्टिल, मतलब जितना मैं रिलैक्स आपको अभी दिख रहा हूँ, तो आई वुड हैव बीन स्टिल इतना ही रिलैक्स। क्योंकि जिंदगी सर इन एग्जाम से बहुत बड़ी है। एग्जाम क्लियर होगा नहीं होगा दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट अगर आप एग्जैक्टली। आपको जिंदगी की तैयारी, जिंदगी के लिए तैयार कर रहे हैं, तो आई थिंक एग्जाम्स हो जाएंगे, और एग्जाम से और भी बड़ी बेहतर चीजें होंगी। यही 12th फेल में ना, अगेन रेफरिंग टू दैट, लास्ट में उससे यही पूछता है कि वन ऑफ द इंटरव्यूअर सेज कि यू आर सो एरोगेंट करके, आप हिंदी मीडियम से हो, इंग्लिश ढंग से आती नहीं है, आप एरोगेंट हो। अगर फिर वो लेडी पूछती है कि अगर तुम्हें यूपीएससी लास्ट अटेम्प्ट है, अगर नहीं हुआ तो? सेड कि कुछ नहीं, मैं तो प्रोसेस पे ही भरोसा कर रहा था, चल चले जाएंगे गांव में कहीं स्कूल में टीचर बन जाएंगे, एंड वो जो देश को सुधारने का प्रोसेस मैं वहां करूंगा करके, दैट इज द ब्यूटी ऑफ मेरे दिस। को लगता है इसमें एरोगेंस वाली बात नहीं है, इट इज अबाउट कि हाउ कॉन्फिडेंट यू आर कि यू वुड एग्री सर, जिसने ग्राउंड पे पसीना बहाया है, द वन हु हैज, जैसे वो बोलते हैं कि सीन द स्वेट एंड द ब्लड, तो फॉर हिम मतलब इट इज जस्ट अनदर चैलेंज एंड नथिंग मोर। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। हाँ जी सर। अमेजिंग, अमेजिंग। सो यस, लास्ट सेगमेंट, प्रणय को एक क्वेश्चन पूछना है, उसके पहले मैं दो क्वेश्चन पूछ लेता हूँ मेरा। इफ यू सी अभिनंदन एज अ पर्सन, सो व्हाट इज योर फेवरेट हॉबी? क्विक क्वेश्चंस है। टू थिंग्स, बास्केटबॉल एंड पोएट्री। अभी भी यू प्ले बास्केटबॉल, अभी भी खेलते हो? Because of the injury, Because of it's taken a backseat. So okay. otherwise, basketball and poetry. So what is your favorite movie? Rarely I watch movies, sir. So Okay. not a very Any fan of movies. any favorite sports person? Tendulkar, Roger Federer, क्या बात है? And any particular favorite team? uh, India, Indian Ah, cricket team. Yeah. वो तो definitely. Yes. And so when we talk about poetry, whom do you follow? Hindi, English, all sort of poetry? Actually, all sort of poetry, because I am from Jammu and Kashmir, sir. तो वहाँ पे उर्दू का काफी ज्यादा वो है. So I Uh, write both in English as well as a mix of Hindi and Urdu. And bulk of okay. the poetry जो मैंने लिखी है, they are in English. एंड उसमें भी ज्यादा मैंने नेचर पे लिखा है, प्यार पे लिखा है, मून पे लिखा है। आई बिलोंग टू अखनूर, वहां पे चिनाब बहता है सर, तो चिनाब पे बहुत ज्यादा लिखा है मैंने। तो So यही क्वेश्चन को आगे लेते हो, व्हाट इज योर फेवरेट शायरी? एक शायरी हो जाए फिर। शायरी सर, मतलब आई विल जस्ट, इट्स नॉट रिटन बाय मी, बट जस्ट टू मोटिवेट द यंगस्टर्स, मैं काफी जगह बोली है, तो आई जस्ट रिपीट द सेम थिंग। इट इज अ उर्दू पोएम व्हिच आई रेड, आई थिंक इन समवेयर इन क्लास 7th or 8th. Okay. I don't even remember the name of the poet, but I just remember the last stanza. The poet goes like this कि उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख खुदा क्या करता है, ये दुनिया आखिर फानी है। फानी का मतलब होता है जो खत्म हो जाएगी एक दिन से, which is liable to extinguish. ये दुनिया आखिर फानी है, ये जान भी एक दिन जानी है, फिर तुझको क्या हैरानी है, कर डाल जो दिल में ठानी है, उठ बांध कमर क्यों डरता है, फिर देख क्या बात, क्या करता है। अमेजिंग। एंड दैट एक्चुअली ये सम अप करता है पूरा जो टॉप व्हाट वी सेड, Absolutely, absolutely, उठ बांध, बिकॉज क्या क्या डरना है करके, जाना तो एक दिन सबको है करके। absolutely, एंड absolutely. एंड उसके जो लाइफ और डेथ के बीच का जो प्रोसेस है, दैट इज इम्पोर्टेंट, बिकॉज किसी ने खूब कहा, किसी ने, मैंने भी व्हेन आई हैव रेड वन ऑफ दोस लाइन की, आप पैदा हुए तो आपको तो मरना ही है, दैट नोबडी कैन डिफाई दैट, मरना तो है ही एक दिन। इम्पोर्टेंट ये है कि उसके बीच में क्या करते हो, लाइफ और डेथ के बीच में। इसमें सर आई वुड तो जस्ट लाइक टू ऐड, आई एम जिसमें यूपीएससी में मेरा ऑप्शनल फिलोसफी रहा है सर, इसमें ना, तो ओके,
फिलोसफी में एक कॉन्सेप्ट होता है सर, एग्जिस्टेंशियलिज्म। हम्म। तो उसमें एक एग्जिस्टेंशियलिज्म का जो क्रक्स है सर, तो उसमें ये बोलते हैं कि आप एग्जिस्ट करते हो, लेकिन आपका एसेंस जो है, इट इज इन योर हैंड्स। एग्जिस्टेंस इज अ थिंग, एग्जिस्ट, आप एग्जिस्ट तो कर रहे हो, बट आपका जो एसेंस ऑफ दैट एग्जिस्टेंस, कि आप उसको क्या क्रिएट करते हो सर, दैट इज टोटली इन योर हैंड्स। तो ओके। पहले, हाँ, एग्जिस्टेंस तो आप रहेगी, लेकिन आप अपनी लाइफ का क्या बनाना चाहते हो, कैसे बनाना चाहते हो, एग्जैक्टली। इट्स ऑल इन योर। एग्जैक्टली। हाँ जी सर। एग्जैक्टली। एग्जैक्टली। तो अभिनंदन, अमेजिंग, लाइक मजा आ गया, 1 घंटा पता भी नहीं चला। ओके ओके। Thanks for sharing the journey. Because ये जर्नी ना, एज अ फौजी, एज अ यूपीएससी एस्पिरेंट, अपने को मालूम नहीं होता है जो फौज के लोग होते हैं. True, And true. this is also information for many youngsters who want to join the. हाँ जी हाँ जी। So thank you so much and Pleasure wishing sir, you happy new year. सेम टू यू सर, सेम टू यू, ऑल दी ऑडियंस जो भी हमें सुन रही है, हैप्पी न्यू ईयर। एंड सर, आप दिल्ली आओ तो सर प्लीज पक्का. कॉफी। We'll have a cup of coffee or a glass of beer, whatever, है ना, whatever suits. आई एम अ टीटोटलर दैट वे। अच्छा. A cup of coffee would be, I think, more conducive to my good health. Perfect. Absolutely, absolutely. So Jai Hind and take care. Jai sir, Jai sir, Jai sir.